नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए कृषि कानून देश में छोटे और सीमांत किसानों के लिए विकास के नए द्वार खोलेंगे। प्रधानमंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि उपज विपणन समितियों के बने रहने का आश्वासन दिया। श्री मोदी ने कहा, कृषि कानून पर बने गतिरोध को समाप्त करने के लिए सरकार चर्चा करने को तैयार। उत्तराखंड के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जोरों पर। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.20% हुई और चेन्नई क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 5 विकेट पर 119 रन बनाए। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं कनकलता। कोविड महामारी से देश एक साथ लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए कृषि कानून देश में छोटे और सीमांत किसानों के लिए विकास के नए द्वार खोलेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का आज राज्यसभा में जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों का लक्ष्य 12 करोड़ से अधिक लघु और सीमांत किसानों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कई सुधारों और योजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार गरीबों और किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2014 में फसल बीमा योजना के दायरे को बढ़ाया, जिसके तहत छोटे किसानों को 90,000 करोड़ रुपए दिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि लगभग 1,15,000 करोड़ रुपए देश में किसानों के खातों में सीधे प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत हस्तांतरित किए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि किसानों की बड़े और अधिक लाभदायक बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद करने के लिए सरकार द्वारा किसान रेल और किसान उड़ान योजना शुरू की गई है। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की विपक्ष की मांग पर प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि रुकावटों से विकास हासिल करने में कभी भी मदद नहीं मिलती। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ही नहीं बल्कि पहले की सरकारों ने भी समय समय पर कृषि क्षेत्र में सुधारों के प्रयास किए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कृषि क्षेत्र में सुधारों की आवश्यकता के बारे में टिप्पणी का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कृषि सुधारों पर विरोधी दलों का यू टर्न केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि कई राज्य सरकारें पहले ही इस तरह के कृषि सुधारों को लागू कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी कुछ क्रांतिकारी सुधार किए जाते हैं तब मतभेद होना स्वाभाविक है। देश में हरित क्रांति लागू होने के समय इसी तरह के आंदोलन होने का जिक्र करते हुए उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के अडिग विश्वास का उल्लेख किया और कहा कि इनसे देश में आधारभूत सुधार हुए। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा और नए कृषि कानून किसी भी तरह से कृषि उपज विपणन समितियों को कमजोर नहीं करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों के लिए सस्ती राशन योजना भी जारी रहेगी। उन्होंने छोटे किसानों के उत्थान के लिए एकीकृत दृष्टिकोण का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने रचनात्मक आलोचना का स्वागत करते हुए आगाह किया कि प्रगतिशील सुधारों की राह में बाधाएं किसानों को उनके बहुप्रतीक्षित अधिकारों से वंचित करेगी। कृषि मंत्री द्वारा प्रदर्शनकारी किसानों के साथ की गई कई दौर की बातचीत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि गतिरोध को समाप्त करने के लिए सरकार अभी और चर्चा के लिए तैयार है। अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। प्रदर्शनकारी स्थलों पर मौजूद वृद्धों और बच्चों के लिए चिंता जताते हुए श्री मोदी ने उनसे घर लौटने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों, विशेष रूप से पंजाब के किसानों को गुमराह किया जा रहा है। पंजाब के लोगों की वीरता और बलिदान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा
कि देश पंजाब के लोगों और किसानों का सम्मान करता है। हाल ही में कुछ विदेशियों द्वारा आपत्तिजनक कार्यों में लिप्त होने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह देश में एक नए तरीके का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है। कोविड के खिलाफ देश की लड़ाई का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने इस काम में सभी के प्रयासों की सराहना की। हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, आप कल्पना कर सकते हैं कि जब चारों तरफ भाई कहीं किसी से कोरोना आ जाएगा तो ऐसे समय ड्यूटी करना, अपनी जिम्मेवारियों को निभाना, ये छोटी चीजें नहीं है। इसका गर्व करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए और इन सब के प्रयासों का परिणाम है कि देश ने आज ये करके दिखाया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को उनके संबोधन के लिए धन्यवाद भी दिया और कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण आत्मनिर्भर भारत की राह दिखाने वाला है। इस दशक के प्रारंभ में ही हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने जो संयुक्त सदन में अपना उद्बोधन दिया, वो अपने आप में इस चुनौतियों भरे विश्व में एक नई आशा जगाने वाला, नया उमंग पैदा करने वाला और नया आत्मविश्वास पैदा करने वाला राष्ट्रपति जी का उद्बोधन रहा। आत्मनिर्भर भारत की राह दिखाने वाला और इस दशक के लिए एक मार्ग प्रशस्त करने वाला राष्ट्रपति जी का उद्बोधन रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अवसरों का देश है। उन्होंने कहा कि देश उत्साह और ऊर्जा से भरपूर है। श्री मोदी ने कहा कि समूची दुनिया भारत की ओर उम्मीद से देख रही है। मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध पंक्तियों पर आधारित कविता को पढ़ते हुए उन्होंने सभी चुनौतियों से निपटने और आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। महाकवि मैथिली शरण गुप्त जी की कविता को मैं उद्घोषित करना चाहूंगा। गुप्त जी ने कहा था, अवसर तेरे लिए खड़ा है, अवसर तेरे लिए खड़ा है, फिर भी तू चुपचाप पड़ा है। अवसर तेरे लिए खड़ा है, फिर भी तू चुपचाप पड़ा है। तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, पल पल है अनमोल, पल पल है अनमोल। अरे भारत उठ, अरे भारत उठ, आंखें खोल। ये मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था। लेकिन मैं सोच रहा था, इस कालखंड में 21वीं सदी के आरंभ में अगर उनको लिखना होता तो क्या लिखते। मैं कल्पना करता था कि वो लिखते, अवसर तेरे लिए खड़ा है, अवसर तेरे लिए खड़ा है, तू आत्मविश्वास से भरा पड़ा है, तू आत्मविश्वास से भरा पड़ा है। हर बाधा, हर बाधा, हर बंदिश को तोड़, हर बाधा, हर बंदिश को तोड़। अरे भारत, अरे भारत, आत्मनिर्भरता के पथ पर दौड़, आत्मनिर्भरता के पथ पर दौड़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रस्ताव दिया है कि न्यूनतम मजदूरी सभी श्रेणी के श्रमिकों के लिए लागू होगी और उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत लाया जाएगा। पिछले सोमवार को संसद में अपने बजट भाषण में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार एक पोर्टल के माध्यम से गैर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के बारे में उचित जानकारी इकट्ठा करेगी। उन्होंने कहा कि इन डेटा की मदद से श्रमिकों के स्वास्थ्य, आवास, कौशल, जीवन बीमा और खाद्यान्न से जुड़ी योजनाएं बनाई जा सकेंगी। To further extend our efforts towards the unorganized labor force, migrant workers in particular, I propose to launch a portal that will collect relevant information on gig workers, building and construction workers, among others. This will help formulate health, housing, skill, insurance credit and food schemes for all migrant workers. वित्त मंत्री ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों के परिवारों को एक राष्ट्र एक राशन के अंतर्गत राशन लेने की भी अनुमति होगी। एक रिपोर्ट। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही है और यह 69 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंच रही है। इस योजना के तहत शामिल लाभार्थियों की कुल संख्या का यह 86% है। बाकी बचे हुए 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अगले कुछ महीनों में इससे जुड़ जाएंगे। वहीं वैश्विक रूप से पहली बार सामाजिक सुरक्षा के लाभ वंचित कामगारों तक भी पहुंचेंगे। महिलाओं को सभी श्रेणियों में काम करने की अनुमति दी जाएगी और उचित सुरक्षा के साथ वह रात की शिफ्ट में भी काम कर सकती हैं। इसी प्रकार कर्मचारियों पर एकल पंजीकरण, लाइसेंस प्राप्त करना और ऑनलाइन रिटर्न के साथ अनुपालन भार कम किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में अब तक 18 शव मिल चुके हैं। इस बीच 27 लोगों को एनटीपीसी और ऋषिगंगा जल परियोजना स्थलों से बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि लापता लोगों की तलाश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चमोली जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को बचाव और राहत कार्य में लगाया गया है। कल कमिश्नर और डीआईजी गढ़वाल सिंह वो मेरे साथ वहां पर गए, तो उनको आज से वहीं पर कैंप करने को दोनों के लिए कह दिया गया कि आप वहीं कैंप करें। जिला प्रशासन हमारा वहां पर तैनात है और बाहरी जिलों से भी कुछ अधिकारी वहां पर भेजे गए हैं, ताकि जो मिसिंग हैं, जो बॉडी रिकवर हो रही हैं, तो उनका पोस्टमार्टम होना है या पंचनामा होना है, तो वो शीघ्रातिशीघ्र उसकी हो सके। दूसरे जिले के अधिकारियों को भी घटनास्थल पर तैनात किया गया है। जिला प्रशासन, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल, सशस्त्र सीमा बल, आईटीबीपी और रक्षा बल की टीमें बचाव और राहत कार्य में लगी हैं। प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से राशन के 1000 पैकेट और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है। अब तक 35 लोगों के सुरंग में फंसे होने की आशंका है। उन्हें निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की मदद से दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारे उत्तराखंड संवाददाता राघवेश पांडे के पास। राघवेश, आपके पास ताजा जानकारी क्या है? देखिए, आपदा प्रभावित इलाके जो है वहां पे डॉग की मदद से शवों की तलाश की जा रही है। जो लोग लापता है उनको ढूंढा जा रहा है। और इस बीच जो खबर आ रही है कि जो लापता लोगों की संख्या बढ़कर करीब 200 हो गई है, ये जो संख्या बढ़ी है वो स्थानीय लोगों से बातचीत करने के बाद पता लगी है। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। वायुसेना के अतिरिक्तम हेलीकॉप्टरों का भी राहत कार्य में लगाया गया है। और जो आपदा प्रभावित गांव है, कुछ पुल टूट गए हैं, तो कुछ कई गांव हैं ऐसे जो कि आइसोलेटेड हो गए हैं, अलग थलग पड़ गए हैं। उन गांवों में हेलीकॉप्टर के जरिए खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा घायलों के इलाज के लिए अस्थायी मेडिकल कैंप बनाए गए हैं, जहां डॉक्टर्स और एम्बुलेंस की सेवाएं उपलब्ध हैं। और टनल में फंसे बहुत सारा मलबा है, उसमें कई लोग फंसे होने की आशंका है, जिसे देखते हुए वहां पर बचाव दल युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। इस बीच जो आपदा में लोग हो गए उनकी शोक में जोशीमठ में आज बाजार बंद हैं। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद राघवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं। श्री मोदी ने आपदा में मारे गए लोगों के आश्रितों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र ने चमोली घटना के मद्देनजर भारत को मदद की पेशकश की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरस ने उत्तराखंड बाढ़ की घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त राष्ट्र राहत और बचाव कार्यों में मदद करने को तैयार है। चीन ने उत्तराखंड में मरने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमें इस त्रासदी में मरने वालों के प्रति संवेदना और शोक संतप्त परिवारों तथा घायलों के प्रति सहानुभूति है। आशा है कि लापता लोगों का जल्द पता लगाकर उन्हें बचा लिया जाएगा। देश में अब तक 58,12,000 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 36,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। कल 12 राज्यों असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तराखंड में टीकाकरण की खबरें हैं।
इस बीच कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.20% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 11,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 1 करोड़ 5 लाख से अधिक रोगी इस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल देश में सक्रिय मामलों की संख्या 1,48,609 है, जो संक्रमित मामलों का केवल 2.37% है। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 11,831 कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 84 रोगियों की इस संक्रमण से मौत हो गई। इसके साथ ही कुल मृतकों की संख्या 1,55,000 से अधिक हो गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न प्रयोगशालाओं में 5,32,000 कोरोना वायरस के नमूनों की जांच की गई है। देश में अब तक 20 करोड़ 19 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के सक्रिय मामलों में कमी आई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 97.38% हो गई है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के सिर्फ 186 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2,99,000 से अधिक कोरोना संक्रमित व्यक्ति इलाज के बाद स्वस्थ भी हो चुके हैं। प्रदेश में फिलहाल कोरोना संक्रमित करीब 4,300 लोगों का विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। इस बीच राज्य में अब तक करीब 1,68,000 स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। राज्य में बीते 2 दिनों से राजस्व विभाग के अधिकारियों और महिला तथा बाल विकास विभाग के कार्यकर्ताओं का भी कोरोना टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में प्रदेश में 2,67,000 स्वास्थ्य और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। दिल्ली में कल कोविड संक्रमण के 119 नए रोगियों की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमित लोगों की संख्या 6,36,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अब तक 6,24,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। बिहार में स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए कोविड टीकाकरण की अवधि कल तक बढ़ा दी गई है। पहले चरण में अब तक 3,72,000 से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण किया जा चुका है। कल लगभग 8,000 लोगों का टीकाकरण किया गया। कहीं से भी टीके के दुष्प्रभाव की कोई सूचना नहीं है। इस बीच राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 99.09% हो गई है। संक्रमण से अब तक लगभग 2,59,000 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं और सक्रिय मामलों की संख्या लगातार कम हो रही है। इस समय राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 857 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। राज्य के 19 जिलों में कोविड का कोई सक्रिय मामला नहीं है। इस बीच राज्य में कक्षा 6 से 8 तक के सभी स्कूल आज से खुल गए हैं। ये स्कूल पिछले वर्ष मार्च से बंद थे। स्कूलों में कोविड से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने स्कूलों में छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के मास्क पहनने को भी अनिवार्य किया है। राज्य सरकार के ज्ञापन के अनुसार किसी भी बीमार शिक्षक या छात्र के स्कूल में प्रवेश पर पाबंदी है। राज्य में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल पिछले महीने की 4 तारीख से खोल दिए गए थे। राजस्थान में 5वीं और 8वीं कक्षा और डिग्री कॉलेजों के प्रथम तथा द्वितीय वर्ष की कक्षाएं एक लंबे अंतराल के बाद शुरू हो गई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड दिशा निर्देशों के साथ राज्य के सिनेमाघर भी खोल दिए गए हैं। एक लंबे अंतराल के बाद प्रदेश के सिनेमाघर आज एक बार फिर दर्शकों के लिए खुल गए हैं। राजधानी जयपुर में हालांकि आज 3 सिनेमाघरों में ही फिल्में दिखाई जा रही हैं। राज्य में कोरोना के नए मामले तेजी से कम हो रहे हैं। राज्य में कल केवल 75 मामले रिपोर्ट हुए हैं। 33 में से 20 जिलों में एक भी नया मामला सामने नहीं आया। पूरे प्रदेश में अब सक्रिय मरीजों की संख्या भी 1,500 से कम रह गई है। चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सवाई माधोपुर और टोंक जिलों में अब एक भी सक्रिय मरीज नहीं बचा है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का कार्य भी निरंतर जारी है और अब तक 4,60,000 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए कृषि कानून देश में छोटे और सीमांत किसानों के लिए विकास के नए द्वार खोलेंगे। प्रधानमंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि उपज विपणन समितियों के बने रहने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि कानून पर बने गतिरोध को समाप्त करने के लिए सरकार चर्चा करने को तैयार।
उत्तराखंड के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जोरों पर। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.20% हुई और चेन्नई क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 5 विकेट पर 123 रन बनाए। राज्यसभा ने आज जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया है। ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अध्यादेश 2021 का स्थान लेगा। इसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के जम्मू कश्मीर काडर को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित काडर में सम्मिलित कर दिया गया है। इसे AGNUT काडर भी कहा जाता है। राष्ट्रपति ने पिछले महीने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 से संबंधित अध्यादेश जारी किया था। सदन में बहस का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि पिछले 2 वर्ष में जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए क्रांतिकारी और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। सदन में चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने सरकार को याद दिलाया कि उसने जम्मू कश्मीर को उसका राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन दिया था। उनका कहना था कि अगर राज्य काडर सही ढंग से कार्यरत है तो फिर सरकार उसे अन्य काडर में क्यों शामिल करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के दुष्यंत गौतम ने कहा कि अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों का पंचायत स्तर पर अपने प्रतिनिधित्व चुनने की आजादी मिल गई है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने के बाद वहां तिरंगा लहरा रहा है। श्री गौतम ने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों को इससे पहले आरक्षण से वंचित रखा गया था और अब वे इसके पात्र बना दिए गए हैं। AIADMK के सदस्य A नवनीत कृष्णन ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के रवैये के मद्देनजर ये अच्छा ही हुआ कि जम्मू कश्मीर सीधे तौर पर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अधिकारियों की बहुत कमी थी और अब अन्य कैडर में इसे शामिल करने से इसे बहुत मदद मिलेगी। आरजेडी के मनोज झा, बीएसपी के अशोक सिद्धार्थ, आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता, भाजपा के शमशेर सिंह मनहास, पीडीपी के मीर मोहम्मद फयाज, बीजेडी के अमर पटनायक ने चर्चा में भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सेना ने पाकिस्तान की ओर से की जाने वाली हरकतों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक ही सीमित कर दिया है। आज राज्यसभा में उन्होंने कहा कि इसके लिए भारतीय सेना की वीरतापूर्ण कार्रवाई की सराहना की जानी चाहिए। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि विशेष प्रावधान द्वितीय संशोधन विधेयक 2021 प्रस्तुत किया। ये विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि विशेष प्रावधान द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2020 का स्थान लेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 30 दिसंबर 2020 को ये अध्यादेश जारी किया गया था। इस संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि विशेष प्रावधान द्वितीय अधिनियम 2011 को संशोधित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चेन्नई में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 134 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 337 रन बनाए। 242 रनों की बढ़त लेने के बावजूद इंग्लैंड ने फॉलो ऑन नहीं दिया, लेकिन यह विशाल बढ़त मैच के लिए निर्णायक साबित हो सकती है क्योंकि मैच समाप्त होने में अभी 1.5 दिन बाकी हैं। इंग्लैंड के लिए डॉम बेस ने 4 जबकि जेम्स एंडरसन, जोफ्रा आर्चर और जैक लीच ने 2-2 विकेट लिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री कोविंद और राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने डॉक्टर जाकिर हुसैन के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। बंगलुरु के निकट भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR द्वारा आयोजित राष्ट्रीय बागवानी मेले का उद्घाटन आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के श्री रविशंकर गुरुजी ने किया। ये मेला 12 फरवरी तक चलेगा। मेले का शीर्षक स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया है, जिसका उद्देश्य किसानों को सफल उद्यमी बनाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
IIHR द्वारा आयोजित 5 दिन का राष्ट्रीय बागबानी मेला हाइब्रिड स्वरूप में यानी फिजिकल और वर्चुअल रूप में आयोजित हुआ है। प्रौद्योगिक संस्था द्वारा विकसित 300 उत्तम उपजाऊ बागबानी फसल को यहाँ दर्शाया गया है। रोग निरोधक 252 जातियों के सब्जी, फल और फलों के पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। फल और सब्जियों को घंटों तक ताजा रखने की क्षमता वाले वेंडिंग वैन्स और ट्राईसाइकिल भी यहाँ देखा जा सकता है। उद्घाटन समारोह में अर्का व्यापार मोबाइल ऐप का उद्घाटन भी किया गया, जो किसानों को सीधा व्यापारियों के साथ जोड़ने में मददगार साबित होगा। IIHR के निर्देशक डॉक्टर MR दिनेश जी ने जानकारी दी है कि उनकी संस्थाओं ने किसानों से 25 टन बीज खरीदकर उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद की है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक त्रिलोचन महापात्रा ने मेला समारोह को वर्चुअल रूप से संबोधित किया। पूर्वी लद्दाख के गुमनाम तिब्बती गांव डुंगती में अब बिजली आ गई है। पिछले 59 वर्षों से इस गांव में बिजली नहीं थी, लेकिन अब वहां प्रत्येक घर को सौर नैनो ग्रिड के माध्यम से 3 LED लाइट और 2 LED बैटन उपलब्ध करा दी गई है, जिनकी चार्जिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। एक रिपोर्ट। 1962 में लद्दाख से तिब्बतियों के कुछ परिवारों ने दुंगती में एक गांव बसा लिया था। इन परिवारों का मुख्य पेशा भेड़ पालन है। इन भेड़ों से प्राप्त पश्मीना को बेचकर वे अपनी जीविका चलाते हैं। ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन के इंजीनियर्स ने 4 फरवरी 2021 को दुंगती निवासियों के लिए सौर ऊर्जा की व्यवस्था की और गांव में बिजली का प्रबंध किया। इससे वहां के 51 परिवार लाभान्वित हुए हैं। इस सफलता में CSR का भी बड़ा योगदान रहा है। गांव में 10 और LED स्ट्रीट लाइट की भी स्थापना की गई है। कारगिल से अनायत अली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं दीक्षा सक्सेना। चेन्नई में मेट्रो रेल यात्रियों में स्मार्ट बाइक का उपयोग तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। चेन्नई के 32 मेट्रो स्टेशनों पर रखी जाने वाली स्मार्ट बाइक और साइकिल से ऑफिस जाने वालों के लिए आसानी होती है। मेट्रो रेल शहर में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। चेन्नई में सुबह कोहरा छाया रहा और बाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कोलकाता में सुबह में कोहरा था और बाद में बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 26 डिग्री रहने के आसार हैं। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, बाद में अधिक बादल छाए रहने की संभावना है। शाम और रात में ऐसी ही स्थिति की संभावना है। न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस था, अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जम्मू में आसमान साफ रहेगा और बाद दोपहर या शाम को बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लेह में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 10 डिग्री नीचे रहा और अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। गिलगित में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा और अधिकतम 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। पटना में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गुवाहाटी में आमतौर पर धुंध के साथ बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए कृषि कानून देश में छोटे और सीमांत किसानों के लिए विकास के नए द्वार खोलेंगे। प्रधानमंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि उपज विपणन समितियों के बने रहने का आश्वासन दिया। श्री मोदी ने कहा, कृषि कानून पर बने गतिरोध को समाप्त करने के लिए सरकार चर्चा करने को तैयार। उत्तराखंड के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जोरों पर। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.20% हुई और चेन्नई क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 6 विकेट पर 134 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक
समाप्त हुआ। नमस्कार।